हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के पी ब्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। पी ब्लॉक के तत्वों का हमें इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन अर्थात प्रारंभिक परिचय इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं कि किन तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है हमारी, जो अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया। 4 ब्लॉकों में बांटा गया। अब वे 4 ब्लॉक जो होते हैं वे होते हैं आपके एस ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक। नंबर दूसरा ब्लॉक जो है हमारा वो है पी ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक पी हो गया। नंबर 3 डी ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक हुआ। और नंबर 4 एफ ब्लॉक। कहने का मतलब कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को उपकोषों के आधार पर 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। क्योंकि उपकोष कितने होते हैं? 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये हमारे 4 उपकोष होते हैं। तो आइए थोड़ा हम कोष और उपकोष के बारे में जान लेते हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कोष क्या है और उपकोष क्या है। थोड़ा प्रारंभिक परिचय पर चलते हैं। जैसे ये हमारा प्रमाण का नाभिक है, ये इसके बाहर पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा हो गई, यहाँ पर ये चौथी कक्षा, ये हमारी हुई 5वीं कक्षा, ये हो गई हमारी 6ठी कक्षा और ये हो गई हमारी लास्ट अर्थात 7वीं कक्षा हुई। पहली कक्षा को के नाम दिया, एल दिया, एम, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। मतलब इन कक्षाओं को ही कोष कहते हैं। और कोष हमारे जो होते हैं वे 7 होते हैं। कौन कौन से? के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। ये 7 कोष होते हैं। अब आगे देखिए उपकोष कौन कौन से हैं। तो उपकोष बेटा जो है वो 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। तो इन्हीं उपकोषों के आधार पर दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब यहां पर देखिए कि कोष तो हमारे हो गए 7, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। देखिए इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और उपकोष हमारे हो गए 4, एस, पी, डी और एफ। तो आइए आगे हम बताते हैं कि जैसे ये हमारा प्रमाण का नाभिक है, इसके बाहर ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा और 7वीं कक्षा। तो प्लस का मतलब ये हमारा प्रमाण का नाभिक है। नाभिक को प्लस अक्षर से लिखा गया। ये के है, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये कोष हो गए। देखिए ये तो के कोष में केवल एक उपकोष होता है 1s। एल उपकोष में 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p। एम उपकोष में 3s, 3p, 3d। एन उपकोष में 4s, 4p, 4d और 4f। ओ उपकोष में 5s, 5p, 5d और 5f। पी में जो है आपका 6ठे में 6s, 6p और 6d, मतलब घटना शुरू हो गए। यहाँ 7s और यहाँ पर 7p। तो देखिए कि यहाँ पर ये हमने पूरा गोला नहीं बनाया, अर्थात पूरी चक्रीय संरचना नहीं दिखाई, सिर्फ अधूरा छोड़ दी कि ये प्रमाण का नाभिक है। इसके बाहर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, 6ठी और 7वीं कक्षा हुई। तो पहली कक्षा अर्थात कक्षाओं को हम कोष कहते हैं। पहला कोष के है, के कोष में एक उपकोष है, डेट इज 1s। दूसरे में 2s और 2p है। तीसरे
तीसरे में 3s 3p और 3d है। चौथे में आपका 4s 4p 4d और 4f है। पांचवें में 5s 5p 5d 5f। छठे में 6s 6p और 6d। सातवें में 7s और 7p। अब देखिए थोड़ा कि S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। S उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 2 कैसे भरते हैं? जैसे S उपकोष का आकार जो है गोलाकार होता है, या आप ऐसे डिब्बा जैसा भी, बॉक्स जैसा भी बना सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज में हुआ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे यहां पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस आधार से S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। आगे दूसरा देखिए कि P उपकोष में, दूसरे नंबर पर कि P उपकोष में यहां लिखेंगे कि P उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? अधिकतम P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगी। कहने का मतलब जो हमारा P उपकोष है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसमें 3 बॉक्स बनेंगे। देखिए 1 2 और 3, तो क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जो हमारे P उपकोष में भरे जाएंगे। अब आगे देख लीजिए कि D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया कहने का मतलब देखो कि S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्यों? मतलब कैसे 10 भरे जा सकते हैं? इसके लिए इसमें आपको 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। हर बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, हर बॉक्स में 2-2। तो 5 दूनी कितने हो गए? 10। तो बेटा S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन और D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि जो है आपका F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि F उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात 14 इलेक्ट्रॉन। तो F उपकोष कैसे बनाएंगे? F उपकोष के लिए 1 2 3 4 5 और यहां पर 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स, हर बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो 7 दूनी कितने हो गए? 14 हुए। तो F उपकोष में जो है 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि S उपकोष में 1 बॉक्स होता है, P में 3 बॉक्स, D में 5 और F में 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब इसी प्रकार यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ेंगे तो ये हमारा 2, यहां पर देखिए 6 और 2 8 हो गया। यहां पर 18, यहां पर 32, यहां पर 32, यहां 18 और यहां पर 8। तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8, M में 18, N में 32, O में भी 32 और P में 18 और Q में 8। ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है और इसी आधार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आप लोग इतना तब तक नोट करिए। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, मतलब कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो अब बात आती है कि S ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, P ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, D ब्लॉक के कौन से और F ब्लॉक के कौन से हैं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि S ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। तो यहां पर हेडिंग डालते हैं S ब्लॉक
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब तत्व, एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, अर्थात उन्हें हम कैसे जानेंगे कि वे हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं। तो परिभाषा इसकी लिखिए आप लोग कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाते हैं वे हमारे एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे देखिए एस ब्लॉक के तत्व, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों के लिए दो उपवर्ग निर्धारित हैं, एक आपका है फर्स्ट ए और दूसरा है सेकेंड ए। तो फर्स्ट ए में उपस्थित है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। मतलब ये तत्व जो है हमारे दीर्घाकार आवर्त सारणी के फर्स्ट ए उपवर्ग में उपस्थित हैं। सेकेंड ए उपवर्ग में देखिए कौन कौन से तत्व हैं। सेकेंड ए में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। मतलब ये तत्व जो हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के सेकेंड समूह मतलब सेकेंड ए समूह में उपस्थित हैं और इन्हीं तत्वों को जो है एस ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। चूंकि यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में ही प्रवेश पाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पा रहा है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाता है, उपकोष में लिखेंगे तो 1s1। तो हाइड्रोजन ये एस ब्लॉक का तत्व है, बल्कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं अर्थात लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम से मिलते हैं। क्योंकि ये धातुएं हमारी क्या कहलाती हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो इनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट में रखा गया। किंतु हाइड्रोजन के गुण हाइलोजन तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन से भी मिलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को हाइलोजन तत्वों के साथ भी रखा जा सकता है। इसलिए दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद बना हुआ है। ठीक, तो ये सब हो गए आपके मतलब एस ब्लॉक के तत्व। दूसरा जिससे हमने ले लिया लिथियम, 3 होता है परमाणु क्रमांक, तो यहां इसका परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19, 37, 55 और यहाँ पर हो जाएगा 87 और यहाँ पर 88, यहाँ 56, यहाँ पर हो जाएगा 38, यहाँ पर 20, यहाँ 12 और यहाँ पर 4। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1, तो 2 का मतलब 1s2 और 1 का मतलब 2s1। इसी प्रकार आप यदि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो 2, 8 और 1, 2, 8 और 1, तो यहाँ पर 2 के लिए 1s2, 8 के लिए 2s2, 2p6 और 1 के लिए 3s1। तो ये हमने फर्स्ट ए की क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पा रहे हैं। अतः इससे हमें पता चल गया कि ये तत्व जो है एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब आइए सेकेंड ए का भी ले लेते हैं कोई एक तत्व। चलिए 12 नंबर पर मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 हो गया। अब यहां देखिए 2 के लिए 1s2, 8 के लिए 2s2 और 2p6, 2 के लिए जो है 3s2
2 हो गया। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 3s उपकोष में चला गया है, इसलिए ये तत्व भी आपके s ब्लॉक के तत्व हैं। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश पाते हैं वही तत्व s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, इसी प्रकार आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। 20 नंबर है तो 2, 8, 8 और 2। तो 2 के लिए 1s2, 8 के लिए 2s2 और 2p6, यहाँ पर 3s2, 3p6 और इसके बाद में 4s2। तो ये भी तत्व मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में गया है, इसलिए जो है आपका कैल्शियम भी क्या है? s ब्लॉक का तत्व है। कैल्शियम भी s ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश पाते हैं वे s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो आप लोग इतना नोट करिए। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं p ब्लॉक के तत्व, अर्थात किन तत्वों को हम p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए, परिभाषा लिखिए कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश पाते हैं p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश पाते हैं p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में p ब्लॉक के तत्वों को 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 0 ग्रुप में रखा गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में p ब्लॉक के तत्वों को 3rd A, 4th A, इसके बाद में 5th A, 6th A, इसके बाद में 7th A और 8वें समूह को 0 समूह भी कहते हैं या 0 ग्रुप भी कहते हैं। कहने के लिए इसको आप 8वां समूह भी कह सकते हैं। तो इन समूहों में रखा गया है। एक बार फिर समझ लीजिए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में p ब्लॉक के तत्वों को 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और 8वां अर्थात 0 ग्रुप समूह में रखा गया है। मतलब वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश पाते हैं वे p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3rd A में कौन कौन से p ब्लॉक के तत्व हैं। तो 3rd A में देखिए आप लोग, 3rd A में बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थैलियम। बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थैलियम, ये जो है हमारे 3rd A के p ब्लॉक के तत्व हैं। 4th में देखिए बोरान के बाद में किसका नंबर आ जाता है? बोरान के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हमारे 4th A के तत्व हैं जो कि p ब्लॉक के तत्व हैं। 5th में आ जाइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं। कहने का मतलब p ब्लॉक के 5th A समूह के तत्व हैं। 6 में देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये हमारे p ब्लॉक के तत्व हैं और इन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। 7th A में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन जो हमारे हैलोजन तत्व हैं। हैलोजन मतलब हैलो प्लस जेन, हैलो मीन्स होता है सी, जेन मीन्स मतलब जनरेट, अर्थात ये तत्व समुद्र में जनरेट होते हैं, इसलिए इन तत्वों को हैलोजन तत्व भी कहते हैं।
इसके बाद आगे देख लीजिए 8वां समूह अर्थात जीरो ग्रुप में देख लीजिए। जीरो ग्रुप जो है हमारा, जिसको हम लोग 8वां समूह कहते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन एक तत्व है। क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम है। इसमें जो तत्व है आपका वो है हीलियम। तो यहां लिखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये हमारी अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसें हैं, देखो 7th में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन जो हैलोजन तत्व हैं। हैलोजन का मतलब होता है हेलो प्लस जन, अर्थात जो हेलो में सी, जो सी में जनरेट होते हैं वही आपके हैलोजन कहलाते हैं। इसके बाद में जीरो समूह अर्थात इसी को हम लोग 8वां समूह भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 8वां समूह। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान, ये हमारी अक्रिय गैसें हैं जो पी ब्लॉक के तत्व हैं। और इन तत्वों में, सभी तत्वों में जो यहाँ तत्व दर्शाए गए हैं, इसमें सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर जितने भी तत्व ये दर्शाए गए हैं सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में ही प्रवेश पाते हैं, हीलियम को छोड़कर। चूंकि हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाता है तो इसको एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हीलियम के बहुत से गुण जो हैं वो नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान से मिलते हैं, इसलिए हीलियम को यहीं पर अक्रिय गैसों में अर्थात पी ब्लॉक में रखा जाना ज्यादा उचित था। एक बार फिर से देख लीजिए कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाते हैं वे हमारे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों एसपीडी और एफ में रखा गया है। एसपीडी और एफ में रखा गया है। तो एस ब्लॉक के बारे में हम आपसे जानकारी बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए पी ब्लॉक, तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों को 6 उपवर्गों 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8वें समूह में रखा गया है। जो 3rd ए में है उसमें पहला तत्व हमारा है बोरान, इसलिए इसमें जितने भी तत्व हैं ये सब बोरान फैमिली के तत्व कहलाते हैं। 4th ए में फर्स्ट एलिमेंट है हमारा कार्बन, तो इसमें जितने भी तत्व हैं सब कार्बन फैमिली के तत्व कहलाते हैं। 5th ए में पहला कार्बनिक मतलब पहला तत्व है नाइट्रोजन, इसलिए इसमें जितने भी तत्व हैं ये सब नाइट्रोजन फैमिली के तत्व कहलाते हैं। 6th ए में पहला तत्व है या पहला एलिमेंट से आपको ऑक्सीजन, इसलिए ये सब जितने भी तत्व हैं सब ऑक्सीजन फैमिली के तत्व कहलाते हैं। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजनों को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारी अक्रिय गैसें हैं, इन गैसों को नोबल गैसें भी कहते हैं, इनर्ट गैसें भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है और नियान का 10, हीलियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन जो है आपका 18 होता है। आर्गन 18 होता है। ठीक, तो ये सब आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाते हैं वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों को 6 उपवर्गों 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8वें समूह में रखा गया है।
मतलब ये जो तत्व दिए हुए हैं हमारे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। मतलब जो ये हमारे तत्व दिए हुए हैं, अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से हमें ये पता चल जाएगा कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में जा रहा है या कि नहीं जा रहा है। तो आइए अब हम सबसे पहले इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। उससे पहले हम बता रहे हैं आपको कि आपके सिलेबस में अर्थात क्लास 12 के सिलेबस के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको सिर्फ पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली अक्रिय गैस से। मतलब ये इतना आपको पढ़ना है। देखो, नाइट्रोजन फैमिली में विरचन और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली भी पढ़नी है, हाइड्रोजन फैमिली भी पढ़नी है और इनर्ट गैसें भी पढ़नी है। जो ये बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, है तो ये पी ब्लॉक के, लेकिन इसको क्लास 11 में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो आइए हम सबसे पहले इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है प्रमाण क्रमांक 5 अर्थात बोरान का। इसमें कोषों में हो जाएगा 2,3, मतलब 2,3 हो जाएगा। उपकोषों में हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1। 2p1, तो 2p1 हो गया। इसी प्रकार आप यदि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे 13 एल्युमिनियम का, तो 2, 8 और 3 ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलेगा कि यहाँ पर 2s2 2p1 है, इसके बाद 3s2 3p1, लास्ट में 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। मतलब यही क्रम आपका चलता रहेगा, यही क्रम जो है चलता रहेगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बोरान फैमिली के लिए, कि बोरान परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NS2 NP1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बोरान फैमिली के तत्वों का। आइए तो अब आगे हम देखते हैं कार्बन फैमिली के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन फैमिली के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, कार्बन फैमिली में कार्बन है आपका 6, यहां हो जाएगा आपका 2,4, तो 2 के लिए 1s2, 4 के लिए 2s2 और 2p2। कार्बन के बाद आपका 14 नंबर पर सिलिकॉन है, जिसके लिए 2, 8 और 4 अर्थात कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसके बाद में आपका जर्मेनियम है। कुल मिला के निष्कर्ष निकलेगा कि 2s2 2p2, 3s2 3p2। तो कार्बन फैमिली के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2 होता है, NS2 NP2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर जो है कार्बन फैमिली के लिए। तो आप लोग इसको नोट करिए। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नाइट्रोजन फैमिली दीर्घाकार आवर्त सारणी के 5th A उपवर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और जो है आपका बिस्मथ, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 7, एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51 और 83। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2, 2s2, 2p3।
इसका आगे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आर्सेनिक के लिए 1s2 2s2 2p6, इसके बाद में 3s2 3p6 3d10, बाद में 4s2 4p3। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी NH2NP3 होता है, NH2NP3 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन परिवार में अर्थात 6A उपवर्ग में जो है आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आते हैं। इसका 8 नंबर हो जाएगा 16 और 34 नंबर, 34 यहाँ पर 52 और यहाँ पर जो है आपका 84। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए, तो ऑक्सीजन एक मिनट 6A, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन के लिए होगा 2, 6 8 होता है। 16 के लिए हो जाएगा 2 8 और 6। यहाँ पर 34 के लिए हो जाएगा 2 8 18 6। 53 के लिए 52 के लिए हो जाएगा 2 8 18 18 6, और इसके लिए होगा 2 8 18 32 18 और 6, 18 6। तो देखिए 2 2 4 1 5 3 3 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। देखिए तो 2, 6 के लिए 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4। तो कुल मिला के निष्कर्ष निकला 2s2 2p4 3s2 3p4 और 4s2 4p4। इसलिए ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आया है वो है NH2NP4, NH2NP4। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। हाइड्रोजन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 7th A में उपस्थित फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं, को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 7, इसका हो जाएगा 2 8 और 7, इसका होगा 2 8 18 7, इसका हो जाएगा 2 8 18 18 7, इसका होगा 2 8 18 32 18 7। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कोषों में। अब उपकोषों में करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम पता चलेंगे इनका परमाणु क्रमांक क्या है। इसका 9 होता है, इसका 17 होता है, 35 होता है, 53 होता है और 85 होता है। तो 2 के लिए 1s2, 7 के लिए 2s2 और 2p5 होगा, 2s2 2p5। टू S2 2p5 होता है। यहाँ देखिए 2 के लिए 1s2, 8 के लिए 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसी प्रकार लास्ट में इसमें हो जाएगा 4s2 4p5। तो हमारा जो है 7th A अर्थात हाइड्रोजन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष होगा NH2NP5, NH2NP5। कहने का मतलब हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। अब आइए लास्ट में हम देखते हैं अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, इनर्ट गैसें
क्या हैं? अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, इनर्ट गैसें इत्यादि नामों से इनको पुकारते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अक्रिय गैसें हमारी कौन कौन सी हैं। तो अक्रिय गैसों के लिए आप दीर्घाकार आवर्त सारणी के 0 समूह अर्थात 0 समूह या इसी को 8वां समूह भी कहते हैं। इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान आते हैं। इसका प्रमाण क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54, 86। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा 2 का 8, यहाँ होगा 2, 8 और 8, यहाँ होगा 2, 8, 18, 8, यहाँ होगा 2, 8, 18, 18, 8, यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 18, 32, 18, 8। ये हुआ अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने कोषों में मतलब बदल दिया है। अब देखिए वो कोष में करेंगे तो कैसे होगा? 1s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1s2 हुआ, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। 18 के लिए देखिए 3s2, 3p6 और 3d10, तभी तो 18 पूरे होंगे। 8 के लिए बचा क्या? 4s2, 4p6, ये बचा है हमारा। तो देखिए 1s2 था, 2s2, 2p6 हुआ, 3s2, 3p6 हुआ, 4s2, 4p6 हुआ। तो इसका निष्कर्ष निकला है जो वो आया है NH2 NP6, NH2 NP6। तो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है, NH2 NP6 होता है। अक्रिय गैसों में सभी तत्व p ब्लॉक के तत्व हैं, हीलियम और सभी p ब्लॉक के तत्व हैं और सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश पा रहा है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में प्रवेश पा रहा है, s उपकोष में प्रवेश पा रहा है। फिर भी इसके गुण जो है वो नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान से मिलते हैं। इसलिए हीलियम को s ब्लॉक में न रखकर अक्रिय गैसों के साथ रख दिया गया है, क्योंकि इसके गुण जो हैं अक्रिय गैसों से मिलते हैं। ठीक, तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला है कि p ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया है। तो यहां पर आप लोग लिखिए कि p ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिखेंगे p ब्लॉक के तत्वों का, p ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, p ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आया है वो है कि NH2 NP1C6 होता है। ठीक, ये आया कि p ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 होता है। ठीक, अब आगे देखिए अक्रिय गैसें जो हैं नोबल गैसें होती हैं जो लिखी हुई हैं। अक्रिय गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान ये अक्रिय होती हैं, नोबल गैसें होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि ये गैसें एक परमाणुक होती हैं। ये गैसें जो है एक परमाणुक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर मोनो एटॉमिक गामा बराबर Cp/Cv का मान 1.66 होता है। आगे लिख देंगे फॉर डाई एटॉमिक गामा बराबर Cp/Cv 1.44 होता है। फॉर ट्राई एटॉमिक गामा बराबर Cp/Cv 1.33
होता है। तो अक्रिय गैसें हमारी एक परमाणु गैसें होती हैं और एक परमाणु गैसों के लिए गामा का मान Cp/Cv 1.66, फॉर डायटोमिक के लिए गामा बराबर Cp/Cv 1.44, फॉर ट्राइटोमिक के लिए गामा बराबर Cp/Cv 1.33 होता है। ठीक, तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। जैसा कि हमने आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दिए थे कि ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, परिचय की क्लास होगी कि पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है और कितने, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी का आज हम अध्ययन किए हैं। तो हम अपनी अगली टॉपिक में, अपनी अगली क्लास में बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारा होगा नाइट्रोजन परिवार के तत्व पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।